अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो मोनोजाइट रेत होती है इससे थोरियम निकाला जाता है, इसमें थोरियम पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मोनोजाइट रेत की बात करें कि जो मोनोजाइट रेत है वो पाई कहाँ पर जाती है, तो हमारे देश का जो केरल राज्य है इसी का जो समुद्री वाला इलाका है, जो समुद्री तट है, यहाँ पर जो रेत पाई जाती है उसमें थोरियम होता है और इसी रेत को जो है वो मोनोजाइट रेत कहा जाता है और इसी मोनोजाइट रेत से जो है वो थोरियम निकाला जाता है। अगर थोरियम की बात करें कि थोरियम क्या होता है, तो जो थोरियम होता है वह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, अर्थात यह एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि अल्फा बीटा गामा किरण जो है वो सतहीन निकलती रहती हैं और इसीलिए इस थोरियम का उपयोग जो है वो परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में? परमाणु ईंधन के रूप में इस थोरियम का उपयोग किया जाता है। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक जो है वो TH होता है। क्या होता है? TH होता है। इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, उसका प्रतीक जो है वो TH होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ था। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो ने 23 अगस्त 2023 ईस्वी को जो है वो सुरक्षित रूप से लैंडिंग का कार्य संपन्न किया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए। इसने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सुरक्षित रूप से जा करके लैंडिंग कर गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है 23 अगस्त 2023 ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रामाणिक पोषण इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। तो जो प्रामाणिक पोषण इकाई होता है वो भूमि की वहन क्षमता का मापन इकाई होती है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, भूमि की वहन क्षमता क्या होती है, तो किसी भी क्षेत्र में उपस्थित जो संसाधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीवधारियों के लिए पोषण उत्पन्न करा सकते हैं, उसी को उस क्षेत्र का, उस भूमि का जो है वो वहन क्षमता कहा जाता है और इसको जो है वो प्रामाणिक पोषण इकाई में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो पटना से 2 बहावी नेताओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वो कौन कौन से थे, तो एक थे मोहम्मद हुसैन और दूसरे थे वैजुल हक। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए ऑप्शन ए और सी दोनों का दोनों सही होगा। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय पटना से मौलवी पीर अली खान के द्वारा इसकी अगुवाई की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें पीर अली खान की कि ये पीर अली खान कौन थे, तो जो पीर अली खान थे वो मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी थे। उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ ज़िला है वहाँ के ये निवासी थे, लेकिन ये अपना व्यवसाय पटना में किया करते थे। पटना का जो गुरहट्टा मोहल्ला है यहीं पर इनका पुस्तक की दुकान थी और इन्होंने ही 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय ये जो है वो पटना से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, यहाँ से इन्होंने अगुवाई की और इसी के चलते पीर अली खान को अंग्रेज़ों के द्वारा 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको बिना मुकदमा चलाए हुए ही 7 जुलाई को इनको जो है वो फांसी की भी सज़ा दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका निर्माण 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग ये बनाया क्यों गया, तो हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए उसी के लिए ये आयोग बनाया गया था और इसी आयोग ने सुझाया था कि भारत में राज्यों को बनाने का जो आधार है उसमें से एक भाषा भी आधार होना चाहिए, भाषा के आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, इसी कमीशन ने सुझाया था।
ये जो आयोग बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष तो बने थे फजल अली, लेकिन दो और महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने होंगे। वो कौन कौन थे? तो एक थे के एन मणिकर और दूसरे थे एच एन कुंजर। इन दोनों लोगों के भी नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बिहार में पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो बिहार के बांकीपुर में हुआ था, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो बिहार राज्य है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था और ठीक इसी साल कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। इसीलिए 1912 ईस्वी का जो अधिवेशन था बांकीपुर वाला, ये बिहार राज्य का पहला अधिवेशन था कांग्रेस के लिए। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर। कौन थे? आर एन मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे और हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था बिहार के बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड की घटना हुई थी वो हुआ था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर की बम कांड की घटना थी क्या, इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो साल था 1905 ईस्वी का, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। जब इसने विभाजन कर दिया तो यहाँ पर जो लोग रहते थे, इन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था और इनके ऊपर मुकदमा चला करके इनको सज़ा दे दी जाती थी। इसीलिए इस क्षेत्र के जो क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों ने प्लान बनाया एक, और इस प्लान को बनाने में दो लोग प्रमुख रूप से थे। एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये जो मुजफ्फरपुर का जज है जो कि सज़ा दे रहा है, इसी को क्यों ना हम लोग बम से उड़ा दें। और इन लोगों ने प्लान बनाया कि जब मुजफ्फरपुर का जो जज है वो अपने ऑफिस से शाम के टाइम में काम करके लौट रहा होगा तो इसके ऊपर जो है वो हम लोग बम फेंक करके इसको उड़ा देंगे। और इसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए दोनों लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दोनों लोग जा करके रोड के किनारे खड़े हो गए। और शाम के टाइम जब बग्घी आई तो सामने जब बग्घी आई तो इसके ऊपर इन दोनों लोगों ने बम फेंक दिया। और यहाँ पर खड़ा होकर के भी देख ही रहे थे दोनों लोग। तब तक पता चला कि ये जो बग्घी पर जिन लोगों ने बम फेंका है, इस बग्घी में तो कोई आदमी था ही नहीं, इसमें केवल दो महिलाएं थीं। और दो महिलाएं ये कौन थीं? तो इनमें से जो एक महिला थी वो एक ऐसे वकील की महिला थी जो वकील जो है वो भारतीय लोगों का ही मुकदमा लड़ा करता था। और इस बम कांड में जो है वो इस महिला की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी को बहुत ही बड़ा खेद हुआ, बहुत ही बड़ा दुख लगा कि हम लोगों ने जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन उस टाइम तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन बाद में इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए प्रफुल्ल चाकी और बाद में इन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो खुदीराम बोस थे उनको यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में गिरफ्तार करके इन पर जो है वो मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके इनको जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई थी। यही जो है वो मुजफ्फरपुर का बम कांड की घटना थी जो कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? तो जो बिहार के लोग हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार में जो चौकीदारी कर लग रहा था उसे देने से मना कर दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग अंग्रेज़ों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, हाँ लेकिन उनका विरोध नहीं करेंगे, हम लोग विनय के साथ जो है वो उनको मना कर देंगे कि भैया हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। और इसी कड़ी में बिहार में जब चौकीदारी कर मांगने आए अंग्रेज़ तो बिहार के लोगों ने मना कर दिया कि भैया हम हाथ जोड़ करके आपसे विनती करना चाहते हैं कि अब हम लोग चौकीदारी कर आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। अगर हम लोग बात करें चौकीदारी कर की कि ये चौकीदारी कर क्या होता था, तो जो चौकीदारी कर है वो गाँव के ऊपर लगाया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई गाँव है तो इस गाँव की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर चौकीदार नियुक्त किया जाता था।
और इसी चौकीदार का वेतन देने के लिए इन गांव के लोगों के ऊपर कर लगाया जाता था, जिसे कि चौकीदारी कर के नाम से जाना जाता था। और इसी कर को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार के लोगों ने देने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो जो अहरार आंदोलन चला था 1910 ईस्वी में, इससे संबंधित थे हसन इमाम जी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग अहरार आंदोलन की बात करें तो ये जो अहरार आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1910 ईस्वी में, और ये जो है एक इस्लामिक राष्ट्रवादी आंदोलन था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। इससे कुछ जुड़े हुए प्रमुख नेता थे जिनके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली का, दूसरा नाम है हकीम अजमल खान का, तीसरा नाम है हसन इमाम का, और चौथा नाम है मजहरुल उल हक। इन 4 नामों को आपको ध्यान रखना होगा, जो कि जुड़े हुए हैं किससे, तो ये जुड़े हुए हैं अहरार आंदोलन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुड्डे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो ये जो चिश्ती खान और डुड्डे खान हैं, ये दोनों के दोनों लोग गदर पार्टी से प्रभावित होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ सिंगापुर में इन लोगों ने विद्रोह किया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी सिंगापुर है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गदर पार्टी की बात करें तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो 1913 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है वो सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में करी गई थी। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। और ये कैसी पार्टी थी, तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 14 है और इनके वर्गों के बीच का अंतर 448 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 2 कंडीशन दिया है। एक तो 2 संख्याएं जो है इनके बीच का अंतर 14 है, और दूसरा कंडीशन ये है कि इनके वर्गों का जो अंतर है वो 448 है। इन्हीं 2 कंडीशनों को हम लोग ऑप्शनों पर अप्लाई करेंगे और इसका उत्तर जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 25 और 11। क्या इसका अंतर 14 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। फिर कह रहा है कि इसके वर्गों का भी अंतर 448 होना चाहिए, तो यहाँ से इसके वर्गों का अंतर निकालेंगे। 25 का वर्ग 625 हुआ, कितना हुआ? 625 हुआ। 11 का वर्ग कितना हुआ? 121। क्या इसका अंतर निकालेंगे तो 448 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए 23 और 9 दिया है। क्या इसका अंतर 14 आएगा? बिल्कुल आएगा। इनके वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए? 448। इसको चेक करिए तो 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। इसका अंतर निकालिए, 8, 4 और 1 गया 4, 448 हो गया। मतलब कि दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षा ने 180 रुपये में कई पेन खरीदे। यदि उसने समान राशि के लिए 3 और पेन खरीदे होते तो प्रत्येक पेन की कीमत 3 रुपये कम होती। उसने कितने पेन खरीदे थे? दक्षा ने कितने पेन खरीदा है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो कई सारे तरीके हैं इसको करने का, लेकिन ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया है 180 रुपये। तो जब 180 है तो इससे जो है वो इन ऑप्शनों में से कौन सी संख्या जो है वो बड़े ही आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं, उसको पहले हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि जो 12 है इसे बड़े ही आसानी से भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं 180 में 14 और 16 की अपेक्षा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग 12 से चेक करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 180 रुपये जो है वो दक्षा के पास में है और ये कुछ पेन खरीद रही है। तो मैंने मान लिया कि इसने जो है वो 12 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे हैं? तो इसने को मैंने मान लिया कि 12 पेन खरीदे हैं। अगर 180 रुपये में 12 पेन खरीद रही है तो एक पेन कितने का होगा? तो 180 बटे में 12, मतलब कि 15 रुपये जो है वो एक पेन की कीमत हो जाएगी। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ठीक इसी 180 रुपये में अगर 3 पेन वो ज़्यादा खरीद ले, मतलब कि 12 के बजाय अब 3 पेन ज़्यादा, मतलब कि अब 15 पेन अगर खरीद लेती है तो उसकी कीमत जो है वो 3 रुपये कम हो जाती है।
तो अगर 15 पेन अगर खरीद लेती है 180 रुपये में, तो अब 180 रुपये में जब 15 पेन खरीदेगी तब एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो 180 भागा 15 मतलब कि 12 रुपये। ये हो गई नई वाली कीमत 12 रुपये। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जब ऐसा करती हो तो उसमें जो है वो 3 रुपये की कमी हो जाती है उसके मूल्य में। तो यहाँ पर देखिए पहले कीमत 15 रुपये थी, अब कितनी कीमत हो गई है, 12 रुपये। यहाँ पर 3 की कमी हो गई और यही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की कमी हो जा रही है, मतलब कि उसने 12 पेन ही खरीदे थे, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो पा रही है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितनी है, वो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। यहाँ से मान रख लेंगे x2 का मान कितना है 2, कितना है 2 है, माइनस का x1 का मान कितना है माइनस का 4, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा और ये हुआ 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y2 का मान कितना है माइनस का 5, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। यहाँ से करिए 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे ये कितना हुआ 36, 7 और 5 12 हुआ, 12 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया 144 हो गया। जोड़िए इसको 6 और 4 10 हुआ, 4 और 3 7 और 1 8 हुआ और ये हुआ 1, मतलब कि रूट में 180 मान मिला हमें P और Q दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और रूट में 180 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं से काटने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जब एक वृत्त को दो उसके अलग अलग बिंदुओं से कोई रेखा काट देती है तो इस रेखा को जो है वो छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ऑप्शन ए में दिया है जीवा। जीवा क्या होती है, तो किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा कहा जाता है। ये काटती नहीं है बल्कि दो बिंदुओं को ये मिलाती है, इसको जीवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसका मान क्या होगा, हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 दिया है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। गुणे में यहाँ पर गुणे का साइन है, कास 30 दिया है, कास 30 का मान कितना होता है √3/2। माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके बाद कास में 60 दिया है, कास 60 का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद साइन 30 दिया है गुणे में, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व करिए, ये हुआ 3/4, ये हुआ 3/4, आगे ये क्या हुआ माइनस का, ये हुआ 1/4। इसको सॉल्व करिए, ये क्या हुआ 2/4, अर्थात इसका मान कितना निकल करके आ गया 1/2। और 1/2 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। लेकिन अगर आप अगला वाला ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी, तो इसमें दिया है साइन 30 और साइन 30 का मान भी होता है 1/2, मतलब कि ऑप्शन बी और सी दोनों के दोनों जो है वो आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों के दोनों सही होंगे और उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य क्या होगा, अर्थात इसमें यक्स का मान क्या क्या होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको ये आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए यक्स का मान एक बार -3 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, हमें ऑप्शन ए का पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो मान रखिए इसमें -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो ये +6 हो जाएगा, -3 हुआ। क्या इसका मान 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये तो पहले से ही गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है -3 और -1, तो अभी हम लोगों ने -3 जो चेक किया था ये तो इसको 0 कर ही नहीं पा रहा था, और इसमें भी दे दिया -3, मतलब कि ये भी सही नहीं हो सकता, मतलब कि ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी को चेक करिए, ऑप्शन सी में दिया है 3, इसको चेक करिए, 3 का वर्ग करेंगे 9 हुआ, माइनस का 3 दूना के 6, ये हुआ -6 और दिया है -3। क्या ये 0 हो जाएगा सॉल्व करने पर, बिल्कुल 0 हो जा रहा है। लेकिन आगे दिया है -1, इसको भी हम लोग चेक करेंगे, चेक करिए।
अगर -1 रखेंगे x का मान तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, वर्ग होगा तो प्लस होगा। फिर माइनस यहाँ पर x का मान -1 रखिए तो माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, और आगे दिया है -3। क्या ये भी 0 हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन सी है ये इसका क्या है, तो यह एक इस इक्वेशन का जो है वो शून्यक है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती हैं, उसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होता है। और अगर परिधि की बात करें तो परिधि होता है इसका सभी भुजाओं का योग, मतलब कि 3a जो है वो इसकी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। और ये परिधि हमसे पूछ रहा है और क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 4√3। इसका सूत्र क्या होता है? अगर भुजा a हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा √3/4a²। यहाँ से सॉल्व करिए, √3 से √3 कटा, 4 चौका 16 हुआ। a का मान कितना मिला हमें? a का मान मिल गया हमें 4। और हमें निकालना है 3a का मान, तो a का मान हमें पता है तो यहाँ मान रख देंगे, तो 3 × 4 कितना हुआ? ये 12 हुआ। मतलब कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका परिधि कितना होगा? 12 सेमी होगा, और ऑप्शन बी में दिया है 12 सेमी, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।